इस वीडियो में ना ही तो मैं गवर्नमेंट की साइड ले रही हूँ और ना ही लद्दाख के लोगों की। मेरा सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, इस पूरे क्योटिक इशू की सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना, जिससे आप खुद एक डिसीजन ले सको। शुरू करते हैं लद्दाख से। ये एक ऐसी पीसफुल जगह है जो अपनी मोनास्ट्री, लैंडस्केप और कल्चर के लिए हमेशा से ही फेमस रही है। पर फिर एक दिन न्यूज आती है कि 24 सितंबर को एक प्रोटेस्ट के चलते वहां के लोग इंजर्ड हो गए एंड 4 लोगों की फायरिंग में डेथ हो गई। ये सब हुआ तो सिर्फ एक रीजन की वजह से, दैट इज सिक्स्थ शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा पावरफुल प्रोविजन है जिसमें एक स्टेट के ट्राइबल एरियाज में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल बनाए जाते हैं, जो कि लोकल लेवल पर लैंड, फॉरेस्ट और रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर कुछ लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रखते हैं। करेंटली इंडिया में प्रोविजन नॉर्थ ईस्ट स्टेट जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पे ही अप्लाइड है। लद्दाख के लोगों की भी हमेशा से यही मांग रही है कि वहाँ के कल्चर, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए लद्दाख को भी कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। इस 6th शेड्यूल का पूरा किस्सा शुरू हुआ था 2019 में, जब आर्टिकल 370 के रिवोक हो जाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया। उसके बाद 2019 के लोकसभा इलेक्शन और 2020 के ले हिल काउंसिल इलेक्शंस के चलते बीजेपी की सरकार ने लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने का प्रॉमिस भी किया था, पर एज यूजुअल टाइम के साथ बीजेपी के थ्रू किए गए सारे वादे फेड हो गए। अब यहाँ पे मेरा सबसे पहला सवाल आता है कि जब बीजेपी को लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड ही नहीं करना था, तो उन्होंने क्यों अपने मैनिफेस्टो में लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने का प्रॉमिस किया? सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए? नाउ इफ यू आर थिंकिंग कि वीडियो एंटी बीजेपी एजेंडा के लिए है, तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। अब शेड्यूल 6 के साथ साथ लद्दाख के लोगों की 3 डिमांड्स हैं, जिसमें से फर्स्ट है लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए, मतलब लद्दाख के पास एक खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली हो। सेकेंड, वहां पे सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई जाए जिससे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्रांसपेरेंट और लोकल रिक्रूटमेंट हो। एंड थर्ड, कि लोकसभा में लद्दाख के लिए 2 सीट्स हो, ना कि 1। अब अपनी ये मांग पूरी करवाने के लिए लद्दाख के लोगों ने कई सालों से शांति से प्रोटेस्ट किया है एंड ओवर द टाइम इन सभी प्रोटेस्ट के बीच एक नाम जो बार बार सामने आया है वो है सोनम वांगचुक, जिन्हें अपनी इन्वेंशन जैसे कि आइस स्तूपा एंड सोलर हीटेड मड बिल्डिंग की वजह से क्लाइमेट वॉरियर का भी नाम दिया गया था। बीबीसी ने भी उनपे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और यहाँ तक आमिर खान की 3 इडियट्स भी उनपे ही बेस्ड है। तो फिर एकदम से ऐसा क्या हो गया कि आज उनपे एक एंटी नेशनलिस्ट का लेबल लग चुका है? वांगचुक लद्दाख के इकोलॉजिकल कंसर्न को लेकर हमेशा से ही आवाज उठाते आए हैं। अब चाहे वो 21 दिन की हंगर स्ट्राइक हो, दिल्ली तक बियर फुट मार्चिंग हो या फिर अवेयरनेस कैंपेन, और इन सब के बीच उन्होंने अभी ही रिसेंटली 10 सितंबर को एक और हंगर स्ट्राइक स्टार्ट की एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अकॉर्डिंग वांगचुक ने प्रोटेस्ट के चलते अरब स्प्रिंग और नेपाल जेंजी प्रोटेस्ट जैसे एग्जाम्पल देके लद्दाख के यूथ को आगे आने को बोला, जिसकी वजह से ये सब अनरेस्ट हुआ एंड वहां के लोगों ने भी पुलिस व्हीकल एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल बिल्डिंग्स भी जला दी, विच ऑल्सो लेड टू द डेथ ऑफ 4 पीपल। अब यहाँ आता है दूसरा सवाल कि MHA का अगर ये क्लेम सही है तो वांगचुक जो अपने आप को गांधी जी के पथ पे चल के अहिंसा को फॉलो करने की बात करते हैं, वो ऐसे प्रोएक्टिव स्टेटमेंट दे ही क्यों रहे थे? फिर ये सब होने के बाद 26 सितंबर को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर वांगचुक को डिटेन करके जोधपुर सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। अब यहाँ पे मेरा एक और सवाल आता है गवर्नमेंट से। जब वांगचुक ऐसे प्रोएक्टिव स्टेटमेंट दे रहे थे तो उस टाइम गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? इस पूरे सिचुएशन को एनालाइज करके सब कुछ वहीं के वहीं क्यों नहीं रोक दिया गया? क्यों अब वांगचुक के अरेस्ट होने के बाद ही सारी चीजें सामने आ रही हैं? एंड यहाँ इन सब चीजों के बीच मीडिया की भी दाद देनी पड़ेगी। जब पिछले 6 साल से लद्दाख में बड़ी शांति से प्रोटेस्ट चल रहे थे तो मीडिया ने कोई भी कवरेज नहीं की थी। जैसे ही सिचुएशन में वॉयलेंट टर्न लिया तो हर न्यूज चैनल पे अब बस लद्दाख की ही बातें हो रही हैं। वेल, दिस इज नथिंग न्यू टू मी। प्रोटेस्ट वॉयलेंट होने के बाद 25 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सबसे पहले तो वांगचुक के NGO सेकमॉल यानी कि स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख एंड HIAL यानी कि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख के FCRA लाइसेंस को रिवोक किया, क्योंकि MHA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वांगचुक ने FCRA के रूल्स को वॉयलेट किया था। जैसे कि सबसे पहले कोविड-19 में लॉकडाउन के टाइम पे सेकमॉल के पास 19,600 रुपीज का फॉरेन डोनेशन आया, पर NGO ने उस फंड को वापस डोनर को ही रिटर्न कर दिया, जो कि FCRA के रूल्स के अगेंस्ट है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में एक स्वीडन डोनर ने दोबारा सेकमॉल को 4,93,205 रुपीज डोनेट किए एंड उस अमाउंट के थ्रू वांगचुक के NGO में फूड सिक्योरिटी एंड सॉवरेंटी इश्यूज पे स्टडी की गई।
एंड एफसीआरए के गाइडलाइंस के मुताबिक अगर फॉरेन पैसे देश की सॉवरेनिटी की रिसर्च में यूज हो रहे हैं तो वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो एमएचए को ये लगा कि फॉरेन पैसा लद्दाख के ऑटोनॉमी और बॉर्डर इशू पे इन्फ्लुएंस डाल सकता है। एंड थर्ड, फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के चलते वांगचुक के सेकमॉल एनजीओ ने 3.5 लाख का कैश और 54,600 रुपीस का लोकल फंड अपने एफसीआरए अकाउंट में डिपॉजिट किया। एंड ये भी एफसीआरए के रूल्स के अगेंस्ट है, क्योंकि एक एफसीआरए अकाउंट में सिर्फ फॉरेन डोनेशन ही आ सकती है। अगर ये सब सच है तो एफसीआरए की गाइडलाइंस पता होते हुए भी वांगचुक के एनजीओ ने उन्हें वायलेट क्यों किया? क्या सच में उनके एनजीओ पे कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस है? एंड यहाँ दोबारा से एक बात और भी आती है कि ये सारी बातें वांगचुक के अरेस्ट होने के बाद ही क्यों सामने आ रही हैं? सच बोलो तो ये इशू अभी दोनों तरफ से इतना कॉम्प्लेक्स बन चुका है कि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। अभी के लिए ये ग्रोइंग इशू है तो हमें अभी वेट करके ये देखना चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत। बट हाँ, मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि गवर्नमेंट को लद्दाख के इस इशू को बिल्कुल भी लूजली नहीं छोड़ना चाहिए, वरना लद्दाख को दूसरा कश्मीर बनने में टाइम नहीं लगेगा। जय हिंद।